आज का जो टॉपिक है वो हमारा सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित है, जिसमें हम मुख्य रूप से जो है गांधी इरविन समझौते के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी इरविन समझौता क्या था और ये क्यों हुआ था और इसके परिणाम क्या होते हैं। तो आज का पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि श्रमिकों और किसानों को स्वतंत्र रूप से वर्ग संगठनों में संगठित करना, सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना और फिर अंतिम लक्ष्य समाजवाद प्राप्त करना और कांग्रेस के भीतर कार्य करके इसे और अधिक उग्र दृष्टिकोण प्रदान करना। उपयुक्त में से कितने द वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के उद्देश्य थे? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तीनों। मतलब तीनों जो हैं वे वर्क्स पीजेंट्स पार्टी के उद्देश्य थे। अगर हम बात करें कि इस पार्टी की स्थापना कैसे हुई, तो बात करें कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, इससे पहले इस पार्टी की स्थापना से पहले उनका मुख्य राजनीतिक कार्य जो था किसानों और श्रमिकों को संगठित करना और उनके माध्यम से कार्य करना। मतलब कम्युनिस्टों का जो मुख्य कार्य था वो उनका कार्य था किसानों और श्रमिकों को संगठित करना मुख्य रूप से। फिर जो कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्टों के इस तरीके की पहली पार्टी जो थी वो लाहौर स्वराज पार्टी थी, ठीक है। और इसका गठन जो है मुजफ्फर अहमद, काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत कुमार सरकार ने, इन लोगों ने लाहौर स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, उन्होंने 1925 में की थी। लाहौर स्वराज पार्टी, ठीक है, जो किसानों को संगठित करने या किसानों श्रमिकों को संगठित करती थी। 1926 के अंत में बॉम्बे में एक कांग्रेस लेबर पार्टी की स्थापना हुई और पंजाब में एक कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना हुई और मद्रास में 1923 से ही हिंदुस्तान की लाहौर किसान पार्टी कार्य कर रही थी। इसीलिए 1928 में इन सभी जो प्रांतीय संगठन थे इनका नाम बदलकर द वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी कर दिया गया और इन्हें एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में संगठित किया गया और इनकी इकाइयां राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी स्थापित की गई और सभी कम्युनिस्ट इसके सदस्य थे। वर्क्स पीजेंट्स पार्टी का मूल उद्देश्य जो था वो कांग्रेस के भीतर कार्य करके इसे अधिक उग्र दृष्टिकोण प्रदान करना था और इसे जन सामान्य की पार्टी में के रूप में घोषित करना था। श्रमिकों किसानों के वर्गों को संगठित करना था ताकि पहले पूर्ण स्वतंत्रता और फिर अंततः समाजवाद को प्राप्त किया जा सके। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो सही है, तीनों कथन सही है। इस पार्टी ने तीव्र गति से विकास किया और कुछ ही समय में कांग्रेस में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और अन्य कट्टरपंथी कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस को उग्र बनाने के वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के प्रयासों का स्वागत किया। इसी पार्टी ने ट्रेड यूनियन के मोर्चे पर भी प्रगति की और श्रमिकों के उत्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाई, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिपुरा अधिवेशन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अधिक आक्रामक रुख अपनाने का आह्वान किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी और इसके उपयुक्त कथनों में कौन से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तीनों। इसके तीनों कथन जो हैं सही हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से एक है।
इसकी अध्यक्षता जो है 1938 में हरिपुरा में, गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, इसमें कुछ मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की निंदा, किसानों और श्रमिकों का समर्थन देने की बात, और अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अधिक आक्रामक रुख अपनाने का आह्वान किया गया। तो इसका दूसरा कथन जो है वो सही है। हरिपुरा अधिवेशन के अगर महत्व की बात करें तो इस अधिवेशन ने कांग्रेस के भीतर विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के तरीकों से जुड़े मुद्दों पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के वैचारिक मतभेदों का उजागर किया। बोस ने अपने दृष्टिकोण के तरीकों को लेकर अधिक सकारात्मक थे, जबकि दूसरी ओर गांधी जी ने अहिंसा और केवल वार्ता पर जोर दिया। इस अवधि से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण घटना की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक मुद्दों से निपटना और स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए योजनाएं तैयार करना था, जो आजादी के बाद जिसे हम पंचवर्षीय योजना के रूप में जानते हैं। इसलिए कथन जो है वो तीसरा सही है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। मतलब तीनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में जतरा उरांव ने की थी और यह आंदोलन भौतिक संपत्ति अधिग्रहित करने, आत्माओं की पूजा और बलि को अस्वीकार करने पर केंद्रित था। और तीसरा है अन्य जनजाति आंदोलनों के विपरीत ताना भगत आंदोलन हिंसक आंदोलन था और शारीरिक प्रतिरोध पर केंद्रित था। तो उपयुक्त में से कथनों में से कौन से जो हैं वो सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा जो है वो सही है। अगर ताना भगत आंदोलन की बात की जाए तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में छोटा नागपुर पठार में हुई थी। यह जतरा उरांव द्वारा शुरू किया गया एक जनजाति आंदोलन था। यह आंदोलन उरांव जनजाति के बीच खासकर जमींदारों के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध असंतोष को दर्शाता है। जतरा उरांव के नेतृत्व में ताना भगतों ने अपने समुदाय की सामाजिक संरचना को पुनर्गठित करने और उन पर थोपे गए शोषणकारी ढांचे से मुक्त होकर पवित्र जीवन शैली की ओर लौटने की ओर मांग की। ठीक है, तो इसका पहला कथन जो है वो सही है। 1914 में इसकी शुरुआत जतरा उरांव ने की थी, लेकिन बाद में 1919 में आंदोलन का नेतृत्व जो है सीबी उरांव ने संभाला, जिससे इसका दायरा और प्रभाव और भी बढ़ गया। इस आंदोलन ने लोगों को और अधिक संगठित किया और उरांव समाज को उनके पारंपरिक मूल्यों के अनुसार पुनर्गठित करना प्रारंभ कर दिया। ताना भगत आंदोलन का मुख्य फोकस जो था वो उरांव जनजाति द्वारा पहले अनुपालन की जाने वाली कुछ अस्वीकार करने वाली प्रथाओं को अस्वीकार करना था, जैसे बलि देना, आत्माओं की पूजा, इन सबको उन्होंने अस्वीकार किया और उन्हें आध्यात्मिक रूप से पवित्र जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। ताना भगत आंदोलन की सबसे मुख्य विशेषता जो थी वो इसकी अहिंसक प्रकृति थी। जबकि चाहे संथाल विद्रोह ले लें या मुंडा विद्रोह को ले लें, ये जनजाति जो आंदोलन थे वो शारीरिक प्रतिरोध और सशस्त्र संघर्ष की विशेषता रखते थे, लेकिन ताना भगत आंदोलन ने पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना। इस आंदोलन को गांधीवादी सत्याग्रह
और उनके अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों से प्रेरित माना जाता है। ताना भगतों ने औपनिवेशिक प्रशासन और स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में अहिंसा को अस्वीकार किया। इसलिए तीसरा कथन जो है वो सही नहीं, इसलिए इसके केवल 2 कथन सही हैं, 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति के हिस्सा थे। नेहरू रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों के लिए सिफारिश की थी और संघ बनाने का अधिकार को मूल अधिकार माना गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, तीनों, या फिर 1 और 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 3। पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत इसकी साइमन कमीशन के विरोध से शुरू होती है। जब साइमन कमीशन का भारतीयों ने इसके सभी सदस्यों के अंग्रेज होने पर विरोध किया, तब भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती दी, जिसका जवाब देने के लिए फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया। यह देश के लिए संवैधानिक ढांचा के मसौदे का तैयार करने के लिए भारतीयों को द्वारा एक पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। इस समिति में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एमएस अड़े, मंगल सिंह, अली इमाम, सुआब कुरैशी और जीआर प्रधान इसके सदस्य थे। अगस्त 1928 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, अंतिम रिपोर्ट दी, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। नेहरू रिपोर्ट ने स्वयं को ब्रिटिश भारत तक ही सीमित रखा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश भारत को रियासतों के साथ संघीय आधार पर जोड़ने की परिकल्पना की गई थी, इसलिए दूसरा कथन जो था वो गलत था। नेहरू रिपोर्ट में 19 मूल अधिकारों की सिफारिश की गई, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार शामिल थे इसमें, इसलिए तीसरा कथन जो है सही है। इसलिए कुल मिलाकर इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि समझौते में सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की मांग शामिल थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच की कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो कौन, और तीसरा था कि कांग्रेस ने अपनी ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। अगर गांधी इरविन समझौते की बात की जाए, तो गांधी इरविन समझौते की शुरुआत प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद शुरू होता है, क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में आयोजित लंदन में जो आयोजित किया गया था पहला गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग नहीं लिया था और कांग्रेस उस समय भारत के एक बड़े जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी और जब वही पार्टी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो फिर उस सम्मेलन का कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने लॉर्ड इरविन को संदेश भेजा कि अगले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। इसीलिए सरोजनी नायडू और प्रफुल्ल एम.आर. जयकर के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को
5 मार्च 1931 को भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। और इस समझौते में पहली बार कांग्रेस को सरकार के साथ बराबरी का दर्जा दिया गया। समझौते की शर्तों में हिंसा के दोषी नहीं ठहराए गए सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, अभी तक वसूल नहीं किए गए सभी जुर्मानों को माफ करना, जब्त की गई भूमि को वापस करना जो अभी तक किसी तीसरे पक्ष को बेची नहीं गई है, और तथा इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रति उदारपूर्वक व्यवहार अपनाना शामिल था। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक कैदी लिखा है, जबकि उन राजनीतिक कैदी जो हिंसा के दोषी नहीं ठहराए गए हैं उनकी रिहाई। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। सरकार ने तटवर्ती गांवों को उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार भी दिया, साथ ही शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरने का भी अधिकार दिया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच की कांग्रेस ने जो मांग की उसे लॉर्ड इरविन ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जांच के लिए गांधी के आग्रह को समझौते में जरूर दर्ज किया गया। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। कांग्रेस ने भी अपनी ओर से सविनय अवज्ञा को बंद करने पर सहमत हुई और यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस अगले यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसलिए तीसरा कथन भी गलत है। तो मतलब इसके डी ऑप्शन जो है वो सही है। गांधी इरविन समझौते के लगभग 18 दिन बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। गांधी जी ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा विधानसभा में बम फेंकने पर उनकी आलोचना की थी, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए कई प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने वायसराय से कई बार पत्रों के द्वारा चर्चा भी की। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से पहले के दिनों में गांधी ने वायसराय से कई मौकों पर मुलाकात की और उन्हें न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार करने और फांसी को रोकने के लिए समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इरविन भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को कम करने की शर्त पर समझौता करने से इनकार कर दिया और गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर जाने से रोक नहीं सके। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।